फप्तियां ले लेना, उस पे फप्तियां कसना बहुत आसान है। और आप अक्सर ये फप्तियां वो कसते हैं जो या तो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होते, या फिर उस किए गई विशेष उपलब्धि को धूमिल करना चाहते हैं। उसके पीछे जो भी सोच हो, क्यों धूमिल करना चाहते हैं, क्यों कलंकित करना चाहते हैं उस कार्यों की, महान उपलब्धियों की, जिस महान उपलब्धियों की तारीफ सिर्फ भारत देश में ही नहीं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया, जिस उपलब्धियों की तारीफ में अमेरिका दांतों तले अंगुली दबा रहा था, चाइना दांतों तले अंगुली दबा रहा था, या उस समय जो भारत के बाद चाइना आजाद हुआ उसकी आज की उपलब्धियां और हमारी जब शुरू की गई थी उपलब्धियां अगर उसी गति से चलती रहती तो निश्चित तौर पे भारत आज प्रगतिशील देश ही नहीं बल्कि प्रगत देश के, वेल डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में मान्यता प्राप्त होता और विश्व का सबसे अग्रणी देश अगर कहा जाए वो होता तो भी कोई अतिरंजनापूर्ण बात नहीं होती। आज जिस तरह से चचा बतौले ने 6 साल के अपने कार्यकाल में जिस तरह से जुमले गढ़े हैं, क्या उपलब्धि है, क्या वैज्ञानिक सोच है, क्या विद्वता की पराकाष्ठा है। जो व्यक्ति कभी बोल देगा कि बतख अगर पाद दे, अगर ये शब्द अजीब सा लगे तो ये कहे कि बतख से अगर गैस निकल जाए, उसके पश्च भाग से आवाज आ जाए तो ऑक्सीजन पैदा हो जाता है और बेहतर ऑक्सीजन पैदा हो जाता है। जो ये कहे कि मोरनी को गर्भधारण करने के लिए उसे संसर्ग करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिर्फ मोर के आंसू से ही वो गर्भवती हो जाती है। जो सर्जिकल स्ट्राइक या फर्जिकल स्ट्राइक जो भी आप मान ले, सर्जिकल स्ट्राइक पे ये तर्क प्रस्तुत कर रहा हो कि हमारे जो मिसाइल गए सर्जिकल स्ट्राइक करने पाकिस्तान की धरती पे, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे उस समय चूंकि बरसात का मौसम था तो राडार उनको पकड़ नहीं पाया। जो व्यक्ति ये कह दे कि नाली से बहने वाली गैस से खाना ईंधन बनाया जा सकता है और उससे खाना बनाया जा सकता है, क्या कहेंगे इस व्यक्ति को? जो व्यक्ति जिस कोरोना महामारी को लेकर के आज रोज वाड़ी विलासिता चल रही है, उस वाड़ी विलासिता में भी जिसकी ये सोच हो वो कहे कि ताली बजा दो, थाली बजा दो, कोरोना भाग जाएगा, मोमबत्ती जला दो, भस्मीभूत हो जाएगा। ऐसी निम्न सोच से क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा इस देश में? इस तरह के बेतुके शब्दों का प्रयोग करके जो देश की ही गरिमा नहीं, बाहर के लोग भी विदेशों में जो हमारे भारत देश की मर्यादा है वो मर्यादा भी कुंठित होती है, कुंद होती है, चोट पहुंचती है। सोचते होंगे लोग कि कैसा देश है जहां कोई मतलब ही नहीं, किस तरह की बाड़ी विलासिता चलती है, वो भी किसी साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं, वो भी जिसका मानसिक संतुलन ठीक न हो उस व्यक्ति द्वारा ये वाड़ी विलासिता नहीं की जा रही। वाड़ी विलासिता वो व्यक्ति कर रहा है जो लोकतंत्र में या चयनित तानाशाह, चुना गया तानाशाह, वो वाड़ी विलासिता कर रहा है। ऐसी स्थिति में देश क्या क्या मान होगा, क्या सम्मान होगा? अब बात करते हैं, हम वहां नहीं जाते जिसलिए
आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक पे हम आते हैं। मैं हूं गौतम राणे सागर और आपके साथ दर्द भारत न्यूज चैनल के साथ कार्यक्रम उड़ान सूझ के तहत आज आपके बीच में जिस टॉपिक पे बात करने के लिए उपस्थित हैं वो टॉपिक है चचा बतौले की वाणी विलासिता या नेहरू की जो कूटनीतिक चाल थी, कश्मीर को भारत में रखने की जो सफल चाल थी, उसे आखिर किसको श्रेय दिया जाना चाहिए। जो वाणी विलासिता के दम पे ये कहा जा रहा कि कश्मीर को हमने आजाद करा दिया, मुक्त करा दिया, कश्मीर स्वच्छंद हो गया, 370 हटा दिया हमने, 35 हमने हटा दिया। जो इस पे बात कर रहा हो और उसको उपलब्धि गिना रहा हो तो देश के लोगों को यह भी समझना चाहिए उस उपलब्धि के पीछे जो कश्मीर आज भारत का अंग है तो वो किसकी सोच थी जो कश्मीर आज भारत का अंग है। कश्मीर जब ये तय हुआ था कि देश के 2 भाग होंगे, धर्म के आधार पे 2 भाग होंगे, धर्म के आधार पे 2 राष्ट्र बनेंगे, पाकिस्तान और भारत, तो यह भी तय हो गया था कि जिस स्टेट में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो स्टेट पाकिस्तान को जाएगा और जिसमें मुस्लिम की पॉपुलेशन कम होगी, आधे से कम होगी, वो भारत के पास रहेगा। तो क्या ऐसी स्थिति में जहां कश्मीर में मुस्लिम आबादी तकरीबन 90% से ऊपर थी, वो क्या भारत में रह सकता था? अगर भारत में नहीं रह सकता, इसके बावजूद अगर भारत में है तो वो उपलब्धि किसकी है, किसकी दूरदर्शिता है, किसने इतनी दूर की सोची? क्योंकि नेहरू जी को लग रहा था अगर ये कश्मीर पाकिस्तान में चला गया तो अमेरिका उस कश्मीर का उपयोग करके जो संयुक्त संघ की सीमाएं लगती थी, सोवियत संघ की सीमाएं लगती थी, उस सोवियत संघ पे आक्रमण करने के लिए कश्मीर का प्रयोग करेगा और जहां रोज ये कश्मीर खून की होली खेलता नजर आएगा। ये बात ये दूरदर्शिता नेहरू जी की थी। नेहरू जी ये सोचते थे कि आखिर कैसे हो, सारे स्टेट तो भारत में मिल गए थे या उनका विभाजन हो गया था, जिनको पाकिस्तान जाना था पाकिस्तान चले गए, लेकिन 2 का मसला फंसा रहा, जूनागढ़ और कश्मीर का। जूनागढ़ पे पहले बात कर लें। इन दोनों स्टेट को प्रिंसली स्टेट पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। जूनागढ़ में आबादी ज्यादातर हिंदू की थी, लेकिन वहां के जो नवाब थे, शासक थे, मोहब्बत खां मुस्लिम थे और मोहब्बत खां ने 13 सितंबर 1947 को बकायदा जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की बात कर ली, घोषणा कर दी। ये बात सरदार पटेल और गांधी जी को बड़ी नागवार लगी। सरदार पटेल और गांधी जी ने जब ये नागवार लगी तो जूनागढ़ को किस तरह से भारत में ही रहने दिया जाए, इसके लिए सेनाओं को भेजना पड़ा। और जब सेना भेजी गई तो वो जो सेनाएं थी, उस सेनाओं ने हिंदू बहुल जो क्षेत्र थे उसमें जब मार्च किया तो मार्च को देखते ही जूनागढ़ के जो नवाब थे वो भाग खड़े हुए, पाकिस्तान चले गए। अपने जितने भी कारिंदे थे, दूसरे शब्द भी कहा जाए लेकिन हम वो दूसरे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं समझते, उनको लेकर के फरार हो गए, पाकिस्तान चले गए। और अंत में 9 अक्टूबर को जूनागढ़ भारत का भाग बना। अब आते हैं कश्मीर पे, क्योंकि ये बात नेहरू जी को पता थी कि जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का,
जो बॉर्डर है चाइना का, जो सोवियत यूनियन है, सोवियत संघ था उस समय, वो सोवियत संघ से टच करते हुए जो बॉर्डर है, सोवियत संघ से युद्ध करने के लिए अमेरिका लालायित रहता था। और यह भी तय था कि अगर कश्मीर पाकिस्तान में चला जाता तो वो अमेरिका कश्मीर की धरती का उपयोग सोवियत संघ के से लड़ने के लिए करता, उसको परास्त करने के लिए करता। तो कारण ये बनता कि कश्मीर हमेशा खून की होली खेलने के लिए अभिशप्त होता, त्रस्त होता। ये बात किसी भी तरह से नेहरू को पसंद नहीं थी। एक बार ये भी माना जाता है कि पटेल जी तो सहमत हो गए थे कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया जाए, लेकिन नेहरू कभी भी नहीं सहमत हुए। नेहरू की दूरदर्शिता, या ये कहिए सोवियत संघ परस्ती, चूंकि उस समय सोवियत संघ परस्ती कह लीजिए या दूरदर्शिता कह लीजिए, जो भी शब्द देना चाहें आप दे सकते हैं। उस समय नेहरू जी ने पटेल जी से कहा कि आप महाराजा हरि सिंह से संपर्क करिए और महाराजा हरि सिंह को कहिए कि शेख अब्दुल्ला को, जो उनको बंद जेल में बंद हैं, उन्हें वो मुक्त करें, उन्हें वो आजाद करें, और शेख अब्दुल्ला को के साथ मिलकर के हम पाकिस्तान की साजिश का मुकाबला करेंगे। माउंटबेटन को हम कन्विंस करेंगे और संयुक्त राष्ट्र में जाने की जरूरत पड़ी तो हम वहां भी जाएंगे, क्योंकि माउंटबेटन चाहते थे, उनका संतुष्ट करना जरूरी था। इसलिए जब शेख अब्दुल्ला को आजाद किया गया तो शेख अब्दुल्ला ने यह कहा कि पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पाकिस्तान परस्ती हमारी कोई नहीं है, लेकिन कश्मीर को पाकिस्तान में रहना है या भारत में रहना है, वो निर्णय केवल मैं नहीं लूंगा, वो निर्णय यहाँ की 40 लाख आबादी के लोग निर्णय लेंगे। एक बात और आपसे कह दें कि जब जूनागढ़ को भारत में रखा गया तो चूंकि जिन्ना साहब बहुत चिल्ला रहे थे, वो कह रहे थे कि जूनागढ़ के जब नवाब चाहते हैं कि ये राज्य पाकिस्तान में आए तो उस राज्य को क्यों नहीं दिया जा रहा। माउंटबेटन ने कहा कि ये निर्णय हो कि वहां जनता निर्णय करे कि आखिर कहां जाना चाहती है। तो उस समय 82% आबादी थी हिंदुओं की जूनागढ़ में, लेकिन जब जनमत संग्रह कराया गया तो 91% लोगों ने भारत के पक्ष में, जूनागढ़ भारत में रहेगा, इस पक्ष में अपना निर्णय दिया, जनादेश दिया, जनमत संग्रह में भाग लिया, सहमति दी। तो इसका मतलब ये कि हिंदुओं के अलावा जो मुस्लिम भी वहां थे वो भी चाहते थे जो सदियों सदियों का भाईचारा है वो भाईचारा हमारा यहाँ बना रहे, वो भ्रातृत्व भाव बना रहे, वो मसावाद चलता रहे, और इसलिए वो भारत के साथ रह गए, कोई दिक्कत नहीं आई। उस प्रकरण को यूएन में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब कश्मीर का मसला आया, कश्मीर के मसले पे जब बकायदा शेख अब्दुल्ला ने ये कहा कि पाकिस्तान की शरारतों से हम वाकिफ हैं और पाकिस्तान के साथ जाना न जाना ये यहाँ की जनता का निर्णय है, अगर मुझे कहा जाए, मुझे निर्णय लेना हो तो हम स्पष्ट तौर पे कहेंगे कि हमें पाकिस्तान पसंद नहीं है। बात ये चलती रही, लंबे समय पर चलती रही। इसी बीच एक लेटर लिखा नेहरू जी ने
पटेल जी को कि जिस तरह से परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों में अगर शेख अब्दुल्ला के बस का नहीं रह गया है कि वो पाकिस्तान की कबायली अगर घुस गए, आक्रमण कर दिया, तो ये उसे नहीं संभाल पाएंगे। और हुआ भी वही। जब 29 सितंबर 1947 को शेख अब्दुल्ला को आजाद किया गया, तो परिस्थितियां भी कुछ इसी तरह से बनी। और परिणाम क्या हुआ कि 22 अक्टूबर 1947 को जो कबायली थे, उन्होंने कश्मीर पे अटैक कर दिया और मुजफ्फराबाद से होते होते वो श्रीनगर तक आ गए। ये बात जब नेहरू और पटेल जी को पता लगी, तो फिर उन्होंने 27 अक्टूबर को इंडियन फोर्सेस को श्रीनगर पे डिप्लॉय किया, वहां पहुंची और पूरे श्रीनगर में डिप्लॉय किया, इंडियन फोर्सेस डिप्लॉय किया और भारतीय सेनाओं ने मार मार के भगाना शुरू किया कबायली को। वो भागते भागते आज जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां तक चले गए। इस मुद्दे को जब माउंटबेटन संयुक्त राष्ट्र में ले गए, तो नेहरू जी ने साफ साफ तौर पे कहा कि हम इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे तब बात करेंगे जिसे वो गुलाम कश्मीर कहते थे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को गुलाम कश्मीर कहते थे। वो गुलाम कश्मीर जब तक पाकिस्तान उस पे से अपना दावा हटा नहीं लेता, गुलाम कश्मीर को जब तक पाकिस्तान आजाद नहीं कर देता, हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ये होती है दूरदर्शिता। क्या गजब की दूरदर्शिता थी नेहरू जी। हम ये नहीं कहते कि नेहरू जी ने जितने भी निर्णय लिए थे सारे निर्णय सही थे। हो सकता है शेड्यूल कास्ट के पक्ष में, बैकवर्ड के पक्ष में उनको प्रतिनिधित्व दिए जाने के नाम पे जो उनका प्रयास, अथक प्रयास उनको करना चाहिए था, वो शायद दिखावे का प्रयास हो। लेकिन इससे भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि जहां तक देशभक्ति की बात आए, राष्ट्रभक्ति की बात आए, भले ही शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड के लोगों को, उनको विकास की मुख्य धारा, उनके जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की दिशा में उन्होंने कोई काम न किया हो, ये संभव है। लेकिन जहां देश के अछूतता की बात आती है, देश की एकता और अखंडता की बात आती थी, गजब की मिसाल पेश करते थे, अद्वितीय साहस प्रदर्शित करते थे, गजब की मानवता प्रदर्शित करते थे। और यही वजह रही कि आज कश्मीर भारत का अंग है। जो लोग ये कह करके खुश हो जाते हैं हमने धारा 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, उन्हें ये भी सोचना चाहिए, अगर नेहरू जी की दूरदर्शिता न होती, कश्मीर आज भारत का अंग नहीं होता, तो आप ये हटाने की बात कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने 35A और 370 को धीरे धीरे ऐसा घिसते घिसते घिस दिया था, वो मृत प्राय हो गया था। एक डेड बॉडी को श्मशान घाट पे ले जाकर के जला देना, ये उपलब्धि है? या जो कभी, जिसको दानव का आप वर्ड यूज करते हैं, बड़ी समस्या थी, उस बड़ी समस्या को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया हो, उसको उपलब्धि मानते हैं। उपलब्धियां ये है। और आज जब 1 जनवरी 1948 को ये कश्मीर का इश्यू यूनाइटेड नेशन के सामने आया, तो बार बार इस बात का समर्थन करने के लिए
85 और 89 के बीच में यम के रसगुत्रा, जो उस समय नेहरू के मंत्रिमंडल में, नेहरू की सरकार में ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि नेहरू जी ने जो निर्णय लिया और इसको जो यूएनओ में गया ये प्रकरण, वो दूरदर्शिता का परिणाम था, सही कदम था, जिसको आज चचा बतौले कहते हैं कि नेहरू ने इस देश में अंधकार फैलाया। नेहरू की गलत निर्णयों से, नीतियों से ये देश प्रगति करने के बजाय पीछे गया है। नेहरू के समय 1962 में जब हमारी सेनाएं इतनी सशक्त नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे, उस समय जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीनें चाइना के कब्जे में चली गई थी 62 के युद्ध में, उसके बाद फिर इंडिया ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, चाइना को कभी एंट्री नहीं लेने दी। लेकिन चचा बतौले, आप ही बताइए, ईमानदारी से बताइए, 38,000 का 42,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया या नहीं हो गया? किसकी वजह से हुई? आज तो और उस समय हुआ जब हम ये दावे प्रस्तुत कर रहे थे कि हम रफाल ला दिए, तो शायद हमसे फ्रांस भी कांपने लग जाएगा। फ्रांस तो छोड़िए, चाइना आपसे नहीं कांपा, 4-5 हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीनें और कब्जा कर लिया। क्या उसको इंडिया के मैप से हटा दे करके आप जस्टिफाई कर सकते हैं? देश के सामने ये समस्याएं हैं और इस समस्याओं पे हमेशा चर्चा होनी चाहिए। कौन है जो इस देश को कमजोर कर रहा है, इस देश के संसाधनों को पूरी तरह से लुटा रहा है, बर्बाद कर रहा है? और कौन वो व्यक्तित्व रहा है, महान व्यक्तित्व रहा है, अभाव में भी इस देश में संसाधनों को खड़ा किया, आईआईटी को खड़ा किया, आईआईएम को खड़ा किया, बड़ी बड़ी बीएसएनएल को खड़ा किया, ओएनजीसी को खड़ा किया, इंडियन ऑयल को खड़ा किया, श्वेत क्रांति की, हरित क्रांति की। कौन है वो? क्या हरित क्रांति करना इस देश की बर्बादी थी? ओएनजीसी को खड़ा करना इस देश की बदनामी, इस देश की बर्बादी थी? इंडियन ऑयल को खड़ा करना इस देश की बर्बादी थी? बीपीसीएल को खड़ा करना इस देश की बर्बादी थी? या बड़े बड़े उद्योगों को खड़ा करना इस देश की बर्बादी थी? या उनको बेचना इस देश की बर्बादी है? जो आने जाने के संसाधन नहीं थे, इंडियन रेलवे को खड़ा करना इस देश की बर्बादी थी? इसरो को बनाना इस देश की बर्बादी थी? या इन सब को बेचना इस देश की बर्बादी है? ये चर्चा का विषय है। और नेहरू की उपलब्धियों को न कोई नकार सका है और न कुछ लोगों के कहने से नकारा जा सकता है। जो उनको उपलब्धियां रही है, उस उपलब्धियों को पूरा विश्व स्वीकार करता है, तारीफ करता है। एक व्यक्ति के कहने से कोई बुरा नहीं हो जाता। आपकी उपलब्धियां यही होगी ना कि बतख के पश्च भाग से हवा निकाल देने से, आवाज निकाल देने से ऑक्सीजन आ जाए। पाकिस्तान का राडार हमारे मिसाइल को इसलिए नहीं पकड़ पाया कि उस समय बरसात हो रही थी। अरे किसी ड्रामा पार्टी के ये वो प्रहसन नहीं चल रहा है जहां इस तरह के बातें आप कह देंगे और लोग हंस करके हंसी में उसको टाल देंगे और मजे लेंगे। ये देश गंभीर देश है, विभिन्नताओं का देश है। देश में देश को संभाले रखने के लिए जो लोगों में ललक है, जो लोगों की चाहत है, उसके भाईचारे के लिए हो सकता है कोई कुछ दिन के लिए तोड़ने की कोशिश कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक
इस देश का भ्रातृत्व भाव तोड़ करके अलग अलग करके अलहदा अलहदा करके नहीं रखा जा सकता। हो सकता है कुछ लोग उन्मादी हो गए हों, आपके कहने से उन्माद पैदा हो गया हो, और उस उन्मादी लोगों ने आपकी जय जयकार में ये भूल गए कि जब ये देश कमजोर होगा, भाईचारा कमजोर होगा, एकता कमजोर होगी, जिस भी घर की एकता कमजोर होती है वो घर टूटता है। उसी तरह इस देश की एकता कमजोर होगी, भ्रातृत्व भाव कमजोर होगा, और उसके संस्थानों को, उसकी संपत्तियों को जिस दिन लुटाया जाएगा, बेचा जाएगा, वो देश कमजोर होगा। इस देश को मजबूत रखने की जरूरत है, देशवासियों की जरूरत है, देश से प्रेम करने वाले लोगों की जरूरत है, देश को संभाले रखने वाले लोगों की जरूरत है कि इस देश को बचाया जाए। और ऐसे चचा बतौले जो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, वातावरण खराब कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से इस देश को मुक्त कराने की जरूरत है। ये चुना हुआ तानाशाह नहीं चाहिए, ये वाकई इस देश में लोकतंत्र चाहिए। जिन्होंने जो काम किया है, अगर नेहरू ने अच्छा काम किया तो वो तारीफ होनी चाहिए, शास्त्री जी ने अच्छा काम किया है तो वो तारीफ होनी चाहिए, इंदिरा जी ने अच्छा काम किया है तो वो तारीफ होनी चाहिए, इवन मोरारजी ने भी वो तारीफ किया है तो होनी चाहिए, बीपी सिंह ने जो बेहतर काम किया है वो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर बेहतर काम किया तो वो भी तारीफ होनी चाहिए, चंद्रशेखर सिंह ने अगर तारीफ के लायक काम किया है, देश को बचाने के लिए काम किया है, वो भी तारीफ होनी चाहिए। चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, अगर उन्होंने इस देश को उदारीकरण की तरफ ढकेला है और उससे कुछ उपलब्धियां हासिल हुई है, देश में वाकई स्कोप हुआ है, तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। और चचा बतौले ने अगर कोई उपलब्धि हासिल की है तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन चचा बतौले ने अगर बतौलीबाजी करके इस देश की एकता को खंडित करने की, इस देश की मजबूती को खंडित करने के, इस देश को आर्थिक तौर पे कमजोर करने की कोशिश की है, तो उसकी खुल करके मजम्मत भी होनी चाहिए। देश हित में, राष्ट्र हित में इससे बेहतर कोई कदम नहीं होता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, और बाकी जो जिसके अभिवादन करने के तरीके हैं उससे सभी का अभिवादन। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।